जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद, जय लोकतंत्र, जय संविधान। आज 18 सितंबर 2023 जो कुछ ताजा खबरें रहीं, भारतीय संसद ने दिल्ली में भारतीय संसद का 17वां हुआ, उस पर चर्चा चली चुनाव को लेकर के। आलोचना प्रत्यालोचना का दौर जारी रहा। दूसरी खबर ये रही पटना से, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी, उनके मंत्री, किसी पत्रकार ने पूछा, टीकाधारी तिलकधारी, तो तिलक लगाए हुए अशोक चौधरी, तो उनका मेल करा दिया। तो एक पत्रकार ने विश्लेषण किया, अशोक चौधरी अनुसूचित जाति से, और जो पत्रकार थे वो राजपूत, माने राजपूत और अनुसूचित जाति का मेल करा दिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में। अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया जा रहा है। तो पटना में जो अभी गत दिवस अमित शाह पहुंचे झंझारपुर, तो उन्होंने एक बात कही कि नीतीश कुमार जी, पानी है, जल है, स्वच्छ निर्मल जल होता है, गंगा जी का जल, हिमालय का जल, झरने का जल, और आवास के लिए जो बोतलों में जल आता है ये जल निर्मल जल। तो नीतीश कुमार जी निर्मल जल हैं और लालू यादव तेल है, और तेल पानी को गंदा कर देता है। ये बात अमित शाह जी ने झंझारपुर की रैली में किया। झंझारपुर एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से इस समय हुकुमदेव यादव के बेटे अशोक यादव सांसद हैं। तो और मिथिलांचल का क्षेत्र है जिसमें झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा ये सब आते हैं। तो उसको लेकर के राबड़ी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, ने कहा, भाई अमित शाह तो मिलावटी बनिया है, मिलावटी है, मिलावटी ही करता है। उसको लेकर आज पटना में वैश्य विधायक, माने भारतीय जनता पार्टी के जो वैश्य विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो है वैश्य समुदाय के संगठन, उन लोगों ने गहरी आपत्ति जताई। किस पर? राबड़ी यादव पर, कि राबड़ी यादव ने अमित शाह का अपमान ही नहीं किया है, उन्होंने पूरे वैश्य समुदाय का अपमान किया है। ये रहा। उधर सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी विधानसभा भंग करें, अब विधानसभा भंग करेंगे नया चुनाव हो जाएगा। वो नए चुनाव की बात क्यों करते हैं कि मोदी जी चुनाव करा दे, मोदी जी चुनाव करा दे, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा। तो ये सब चल रहा है। चूंकि पिछली बार जब अमित शाह आए हुए थे बिहार दौरे पर, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, अब आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन जो G20 में हुआ, तो G20 में नीतीश कुमार जी गए, मोदी के साथ बातचीत हुआ और बड़ा सकारात्मक बातचीत देखने में रहा। मीडिया ने पूछा क्या हाल नीतीश कुमार जी ने, सब ठीक ठाक बात, सब ठीक ठाक, उन्होंने कह दिया। उस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि भाई क्या नीतीश कुमार जी जाएंगे, माने भाजपा के साथ चले जाएंगे क्या फिर? तो नीतीश कुमार जी को एक तबका पलटू राम कहता है, और पलटू राम सबसे पहले कहा था लालू यादव ने ही कि पलटू राम है, और और तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे में जब कब कहते पलटू चाचा, तो वो क्या पलटने वाले फिर हैं क्या? ऐसी चर्चाएं चल रही है।
कुछ लोगों का मानना है कि भाई संकेत मिलने लगे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें जाना था राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जनता दल यूनाइटेड के, वो नहीं गए, बुखार आ गया, डेंगू हो गया, और 4-5 दिन से वो बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में है। नीतीश कुमार की तरफ से कोई गहरी प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया भाजपा के खिलाफ नहीं व्यक्त की जा रही। अमित शाह के का जो बिहार में आगमन हुआ तो कोई विशेष बड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने भी व्यक्त नहीं किया। तो इन सब बातों को लेकर के ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अब पुनः जो है कुछ ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार का भाजपा के साथ मिलन हो जाएगा। ये बिहार की चर्चाएं चल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज इको गार्डन में जो धरना स्थल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित, उस पर किसानों ने अपना आंदोलन किया, किसानों ने पंचायत किया और कायस्थों ने भी अपना जो है धरना प्रदर्शन किया। तो किसानों ने जो पंचायत किया उसका लबोलुआब ये रहा कि तमाम मांगे जो भारत सरकार ने कहा था जब ये 3 बिलों को कि हम रोक रहे हैं, हम रद्द कर रहे हैं, तो उन बिलों के संदर्भ में जो मांगे थी बिजली का बिजली के बकाया का जो है माफ़ करना, गन्ना का भुगतान करना, ये सब आदियात, उनको लेकर के कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है। तो किसानों ने कहा कि हम पटना जाएंगे और फिर विभिन्न राजधानियों में होते हुए दिल्ली में डेरा डाल देंगे अगर सरकार 1 महीने में हमारी मांगों को नहीं मानती है। तो अब देखना होगा किसान आंदोलन क्या करते हैं, किसान कैसे आगे बढ़ते हैं और सरकार पर कैसे दबाव बनाते हैं या सरकार को कैसे मजबूर करते हैं इसके लिए कि वह जो है किसानों की मांग को माने। दूसरा जो कायस्थ समाज का धरना प्रदर्शन रहा वो इस बात को लेकर के रहा कि जो केंद्रीय मंत्री, शहरी आवास मंत्री, राज्य मंत्री भारत सरकार के कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद भाजपा के, उनके बेटे के पिस्तौल से विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। तो ये विनय श्रीवास्तव की जो हत्या कर दी गई उसके विरोध में कायस्थ समाज के विभिन्न लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग ये रही कि कौशल किशोर को बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से। जब तक कौशल किशोर को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। दूसरी मांग थी कि संपूर्ण घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराई जाए। तीसरी मांग थी कि जो विनय श्रीवास्तव के आश्रित परिवार के लोग हैं उन आश्रितों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए और मुआवजा दिलाया जाए परिवार। ये 3 मांगों को लेकर के विशेष रूप से धरना प्रदर्शन कायस्थ समाज की ओर से इको गार्डन लखनऊ में किया गया, जिसमें जनता दल आई, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग भी शामिल रहे, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जैसे संगठन के लोग रहे। अब एक बात और बाद में जो बैठक हुई उसमें आया कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश सिंह की जयंती का कार्यक्रम पुनः इको गार्डन लखनऊ में किया जाएगा और एक कैंप भी लगेगा वो 29, 30 और 1-2 अक्टूबर। तो उसमें एक बैठक रहेगी। उस बैठक में देश काल परिस्थितियों की चर्चा किया जाएगा, कैसे समाजवादी आंदोलन को बचाया जाए, कैसे संपूर्ण क्रांति माने भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति, जिसमें भारत ही नहीं विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान परिलक्षित होता है, उस संपूर्ण क्रांति को कैसे दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाया जाए। इस बात को लेकर के गांधी जयंती माने 2 अक्टूबर जयप्रकाश गांधीवादी नेता जाने जाते हैं, तो गांधी जयंती के पूर्व माने 29 तारीख को लोगों का जमावड़ा शुरू होगा कानपुर में, 30 को रहेंगे लोग, पहली को माने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर रविवार सोमवार को गहन मंथन होगा और रविवार से पूर्व शनिवार को लोग वहां पहुंचेंगे।
और फिर मंगलवार को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार विमर्श, चिंतन मनन, चर्चा पर चर्चा करके अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें और 11 अक्टूबर की तैयारी में जुटे रहें। 11 अक्टूबर को पुनः समाजवादी लोग जयप्रकाश के अनुयायी इको गार्डन लखनऊ पहुंचे और सभी समाजवादी लोग एकजुट हो रहे हैं। सुभाष लाल श्रीवास्तव जनता दल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचेतक रहे, जनता दल विधानमंडल दल के नेता रहे। वो सुभाष लाल श्रीवास्तव जो देवरिया से विधायक होते थे, उन्होंने वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के साथ में पूरे देश भर के समाजवादी आए, पूरे देश भर के समाजवादी लोग, संपूर्ण क्रांति को चाहने वाले लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के लोग, शरद यादव के विचारों के लोग, कर्पूरी ठाकुर के विचारों के लोग, ये सब लोग एकजुट हों, उसका रूपरेखा बन रही है। और इसके बाद फिर एक कार्यक्रम 28-29 अक्टूबर में भी बनेगा, वो भी चिंतन बैठक को लेकर के कैसे आगे की रणनीति तय की जाए। तो ये जो इंदिरा गठबंधन बना है, माने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, यह भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इसके लिए अभी हाल में बातचीत बिहार के कई नेताओं से, मुकेश सहनी हुए और पप्पू यादव हुए, इन लोगों से बातचीत भी इंदिरा गठबंधन के लोगों की हो रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के विभिन्न दलों से। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के रघु ठाकुर वगैरह से बातचीत हो रही है, राजस्थान में बात हो रही है बेनीवाल के साथ में, हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद रहे, और नागौर से अभी हाल ही में जो कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी ज्योति मिर्धा, तो रामनिवास मिर्धा वहाँ के बड़े लीडर रहे, उस परिवार से है वो। तो और वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई है, तो वहाँ हनुमान बेनीवाल के साथ बातचीत हो रही इंदिरा गठबंधन की। इस प्रकार से एक को राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाया जा रहा है इंदिरा गठबंधन के माध्यम से, जो समाजवादी आंदोलन के लोगों की विचारधारा को मजबूत करेगा। तो इसका लबोलुआब ये निकल रहा है कि एक तरफ एनडीए है, भाजपा की नेतृत्व वाला गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया माने कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, तीसरी तरफ इंदिरा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, जनता दल आई के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें अंबेडकरवादियों की विशेष भूमिका है। अंबेडकर ने बनाया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिकन विचारधारा के लोग जो है, अंबेडकरवादी लोग भी इस इंदिरा गठबंधन में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। तो ये है चंद खबरें रही पटना की, लखनऊ की और दिल्ली की। तो अब देखना है कि ये सत्र जो 5 दिन का चलेगा उसमें क्या आ रहा है। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि जो रोहिणी आयोग बना है उसकी सिफारिशें लागू करने पर काम हो सकता है, और इधर पूर्णिया को एक केंद्र शासित राज्य बनाने पे कुछ बिहार के जिले और कुछ पश्चिम बंगाल के जिलों को लेकर के भी हो सकता है, और चुनाव एक साथ चुनाव कराया जाए इस पर भी चर्चा परिचर्चा हो सकती है। तो अब एक साथ चुनाव कराने का जो विषय आ रहा है वो ये बड़ा व्यापक विषय है कि एक साथ चुनाव क्या। अब इसमें कुछ लोगों का मानना है कि भाई एक साथ चुनाव कैसे होगा, लोकसभा और सभी राज्यसभा, क्या ये संभव है कि तमाम उत्तर प्रदेश गुजरात के अभी चुनाव हुए हैं उनको सबको जो है भंग कर दिया जाए, एक साथ करा दिया जाए। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने करा भी दिया लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, तो किसी विधानसभा में अगर विधायक घटते हैं, बढ़ते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में सरकार गिरती है, या उस राज्य का जो सरकार चला रहा है, जो मुख्यमंत्री है, वो सिफारिश कर देता है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, तो जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो क्या शेष काल के लिए फिर राज्यपाल शासन ही रहेगा, राष्ट्रपति शासन
उस राज्य में लागू रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साथ चुनाव कराने कि जब चुनाव होते रहते हैं बराबर, तो साल 6 महीने में कहीं यहाँ कहीं किसी प्रदेश में, कहीं किसी प्रदेश में फिर चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, और नगर निगम का चुनाव, नगर पंचायतों का चुनाव और जिला पंचायतों का चुनाव, क्षेत्र पंचायतों का चुनाव, ग्राम पंचायतों का चुनाव। तो इनमें एक जन जागरण होता रहता है। चुनाव के माध्यम से जो बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, तो उन बैठकों और सम्मेलनों में शासन सत्ता की चर्चा होती है, शासन प्रशासन उद्योगासन की नीतियों रणनीतियों पर चर्चा होती है। तो एक जन जागरूकता फैलती है, इससे जागरूकता आती है और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी कदम है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव एक साथ न होकर के 20-20 में होते रहे। विकेंद्रीकरण व्यवस्था ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और केंद्रीकरण राजसत्ता को, राजशाही को, तानाशाही को मजबूत करती है। ऐसा लगभग समस्त समाजवादियों का, समस्त विद्वानों का मानना है। तो इसलिए तमाम लोगों का मानना यह है कि एक साथ चुनाव का शिगुफा इसके पहले भी आया था। समय समय पर यह सरकार से जुड़े हुए लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग ये शिगुफा छोड़ते रहते एक साथ चुनाव, जो कि एक साथ चुनाव किसी भी दशा में संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो फिर क्यों करते हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए? तो वो लोगों ने कहा कि भाई वो इसलिए कहते हैं कि जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, संपत्ति का सवाल, आवास का सवाल, भूमि का सवाल, इन सब सवालों पर बात ना हो सकती है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो एक जो अभी जैसे ये एक विषय आ गया कि एक साथ चुनाव होगा, कोई मतलब नहीं इसका, शिक्षा से, रोजगार से, चिकित्सा से, सुरक्षा से, संपत्ति से, भूमि से कोई मतलब नहीं। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने एक और बयान दे दिया सनातन के बारे में। सनातन सही नहीं है, सनातन बहुत खराब है, सनातन विष है, सनातन करुणा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी कुछ विद्वानों का कहना है कि भाई भाजपा कर क्या रही है, संघ कर क्या रहा है, शासन सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही है। जो लोग सनातन पर अनाप शनाप बोल रहे हैं, जैसे बिहार सरकार के एक मंत्री बोल रहे हैं, तमिलनाडु के नेता बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता बोल रहे हैं, तो बिहार में आपकी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में ही आप जो लोग सनातन को करोना बता रहे हैं, सनातन के खिलाफ आए बाएं साए बोल रहे हैं, बक रहे हैं, उनको जेल भेजिए, उन पे रास्ता लगाइए। और बिहार और तमिलनाडु में जो लोग बोल रहे हैं उन पर भी एक्शन लीजिए। उस विद्वानों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बात यह है कि कुछ लोग मिल करके लड़ते हैं। कहा भाई तुम हिंदू को साथ ले लो, तुम मुस्लिम को साथ ले लो, हम हिंदू को छेड़छाड़ करेंगे जब कब हिंदू धर्म पर उटपटांग बोलेंगे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे उटपटांग बोलेंगे, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर उटपटांग बोलेंगे, हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है ऐसा बोलेंगे। तो और आप जो है थोड़ा बहुत जो है हमारे खिलाफ बोल दीजिए, और आप मुस्लिम पर बोलिए, मुस्लिम ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, कुरान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। तो उससे दुकानदारी हमारी तुम्हारी ठीक चलेगी। बीच में कोई दल नहीं आने पाएगा, कोई नेता नहीं आने पाएगा, कोई व्यक्ति नहीं आने पाएगा। तो मिलवा कुश्ती लड़ी जा रही है। एक तरफ सनातन को गरियाने वाले लोग हैं, वो भी दूसरी तरफ कहते हैं देखो देखो ये सनातन को गरिया रहा है, इसका हल क्या है? इसका हल है कि भाजपा की सरकार बना दो, हिंदुओं की सरकार बना दो, बस हम शासन सत्ता में बैठे रहेंगे।
हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तुम प्रशासन करते रहेंगे, वो तुमको गरियाते रहेंगे, बस यही हल है। जबकि हल ये है कि जो सनातन को गरिया रहे हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस लिए बनाया गया, राष्ट्रपा किस लिए बनाया गया, उनको राष्ट्रपा के तहत जेल भेजा जाए, उनको जेल में डाला जाए। सनातन पर गरियाने वाले, हिंदुओं को गरियाने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथों को गरियाने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथों को गरियाने वाले, हिंदू देवी देवताओं को गरियाने वाले जो जमात है, जो लोग हैं, जो नेता है, उनकी जगह जेल में है। लेकिन सरकार जेल नहीं भेज रही है, तो मिलवा कुश्ती लड़ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस को खत्म कर दिया और चंद लोगों ने समझौता कर लिया कि हम मुस्लिम को साथ लेके चलेंगे, तुम हिंदू को साथ लेकर के चलो, हमारी जात हो जाएगी, मुस्लिम हो जाएगी, हो सकता हम मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता तुम बन जाओ, मिल बांट के। ना हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, ना हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे, ना तुम हमारे खिलाफ कार्यवाही करना। उत्तर प्रदेश का तो साफ साफ नजारा रहा, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम ईडी की जांच कराएंगे, हम जेल भेज देंगे। 4 बीघे की खेत को जोतने वाले मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, अरबों रुपया कमा लिए, जांच कराएंगे, जेल भेजेंगे, लेकिन एक भी आदमी को उनके परिवार से जेल भेजा गया नहीं, भेजा गया। तो यह जो एक मिलवा कुश्ती चलती रही, तो यह मिलवा कुश्ती, नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश बिहार से निकलकर अब तमिलनाडु पहुंच गई है, या भी केरल पहुंचेगी, कर्नाटक पहुंचेगी। माने दक्षिण भारत में भी यह नूरा कुश्ती होगी। एक तरफ हिंदुओं को गरियाने वाले लोग, हिंदू धर्म ग्रंथों पर उटपटांग बोलने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं पर उटपटांग बोलने वाली जमात होगी। दूसरी जमात होगी, वो कहेगी देखो देखो गरिया रहे हैं, लेकिन उपाय उनको जेल भेजने का नहीं है। उपाय है हमको वोट दें, हमको वोट दीजिए, नोट दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, इसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। चूंकि जनता जागरूक हो चुकी है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कुछ राजनीति के पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगी श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, सरकार बनेगी जनता दल आई की। तो कैसे जनता दल आई की सरकार बनेगी, कैसे श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा प्रधानमंत्री बनेंगी, और कैसे यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनेंगे? वो इन्हीं बातों को लेकर के बनेंगे कि जब दोनों तरफ का पर्दाफाश हो जाएगा कि देखो जो इंडिया से लोग जुड़े हैं ये सनातन को गरियाने वाले लोग हैं, और जो एनडीए के लोग हैं वो इन जो सनातन को गरिया रहे हैं, हिंदुत्व को गरिया रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई कठोर दंड की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो केवल उससे मजा ले रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपनी राजनीतिक गोटियां बिछा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बस हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते रहो, हमको सत्ता में लाते रहो। तो ये बात जनता जान रही है, समझ रही है कि ना तो हमारे हितैषी इंडिया वाले हैं, न एनडीए वाले हैं। एनडीए वाले भी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, भूमिहीनों को भूमि, आवासहीनों को आवास पर कोई बात नहीं करते हैं। वही काम इंडिया के भी लोग कर रहे हैं। जब सत्ता में रहे तब क्या उन्होंने शिक्षा का काम किया, चिकित्सा पर काम किया, रोजगार पर काम किया? वो चाहे इंडिया का घटक दल सपा हो या कांग्रेस हो, राजद हो या जदयू हो, उन्होंने अपने हित साधे, जनता का ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार से जो एनडीए के लोग हैं वो भी अपना हित देख रहे हैं, जनता का हित नहीं देख रहे हैं। सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको न्याय मिले, भूमिहीनों को भूमि मिले, आवासहीनों को आवास मिले, यह बात कर रही है जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, इंदिरा गठबंधन ये बात मांग कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये बात कर रही है श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा। सबको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा,
हर प्रकार का न्याय, हर प्रकार का अधिकार संविधान सम्मत भारत चले। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता